नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को हमें सीखने के लिए सबसे फर्स्ट हमें फोर्स के बारे में सीखना है। तो फोर्स क्या चीज़ होती है ये आप बचपन से ही सब कुछ सीखते हैं, डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट को धक्का देना, खींचना, बुक को उठा देना, फुटबॉल को किक करना, ये सारी चीज़ क्या करते हैं, उस पर हम एक्सटर्नल इफेक्ट उस पर डालते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट आपकी पोजीशन चेंज कर जाती है। दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास सरफेस है या कोई टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक को रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पोजीशन को हमने a बोला हुआ है, ठीक है। अब मैं उससे क्या करता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को या तो पुश करूँगा या फिर पुल करूँगा, तब जाके ये पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगी जी। पोजीशन b पे आने के लिए इसे क्या करना है, या तो पुश करने पड़ेंगे या फिर पुल करने पड़ेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ करें, ठीक है। या तो खींचो या फिर उसे धक्का दो, तब जाके वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। मीन्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई किए, ठीक है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई किया, उसी इफेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं फोर्स बोल रहे हैं। तो फोर्स को हम लोग एक डिफिनेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, एक डिफिनेशन दे सकते हैं। तो फोर्स का डिफिनेशन लिख लेते हैं। फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मीन्स फोर्स क्या चीज़ होती है, फोर्स हमारी एक हमारी एक्सटर्नल इफेक्ट होती है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। मीन्स हमने कोई ऑब्जेक्ट को हमने या तो खींचे या फिर धक्का दिए, तब जाके वो अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। जो आप लोग सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं, ये सारी चीज़ क्या चीज़ होती है, बचपन से आप रीड भी करते आए हैं ये सारी चीज़, ठीक है। तो 9th क्लास में ये सब चीज़ पढ़े हैं, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर सीखना है, ठीक। तो सबसे फर्स्ट फोर्स की बात करेंगे, तो थोड़ा कुछ चीज़ मैं हम लोग यहाँ पर लिख देना चाह रहा हूँ। तो फोर्स की यूनिट अगर सबसे फर्स्ट मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जी, इसकी यूनिट हो जाती है, इसकी यूनिट हम लोग न्यूटन्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट हम लोग न्यूटन्स बोलते हैं। तो फोर्स का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो हम लोग क्या बोलते थे, फोर्स का फॉर्मूला F = ma। ये कैसे आती है, ये हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग ड्राइव करके हम लोग निकालेंगे भी F = ma कैसे होती है। तो अगर इसका यूनिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो फोर्स, ये मास का क्या हो जाती है, kg होती है जी, और एक्सेलरेशन का मीटर/सेकंड² बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में न्यूटन्स हम लोग बोलते हैं, जिसको SI यूनिट हम लोग बोलते हैं जी। तो इसको न्यूटन्स को अगर आप क्या बोल सकते हो जी, और करके kg मीटर/सेकंड², ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो यूनिट आपको सबसे फर्स्ट समझ में आ गई। इसको आप क्या बोलेंगे जी, SI यूनिट आप बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, SI यूनिट, इसको आप SI यूनिट बोलोगे, ठीक है। तो एक दूसरा बोल सकते हैं CGS यूनिट, इसको बोलते हैं डाइन, समझ गए। फोर्स का SI यूनिट बोलेंगे हम लोग न्यूटन्स बोलते हैं, और CGS यूनिट हम लोग उसको बोलेंगे डाइन, ठीक है। जो आगे हम लोग सीखेंगे, या हमने ये सब कुछ सीखा हुआ है डायमेंशन वगैरह में, जिसमें हमारे पास यूनिट का कन्वर्जन होती थी, तो वहाँ पे न्यूटन्स को अपने डाइन में कन्वर्ट किया था। तो वो एक मैं ये भी बता दे रहा हूँ, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होती है। तो ये भी फॉर्मूला आपको शायद याद होगा, ठीक है। ये होगी। दूसरा हमारे पास बात करते हैं, ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला में लिखूंगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखूंगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारा हो जाती है MLT-2, जो ये भी आपने सीखा हुआ है, ये भी आपने क्या किया हुआ, सीखा हुआ है। यूनिट एंड मेजरमेंट जो अपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, उसी में आपने ये सारी चीज़ सीखे हुए। डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होगी जी आपकी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सीखना है, हमें ऑलरेडी पता है वेक्टर के बारे में,
क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें क्या चीज होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी आपके पास और डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और इसके साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो फोर्स जो होती है वो हमारी जो इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे, लेकिन जब भी फोर्स अप्लाई करने होते हैं तो मैग्नीट्यूड भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होती है, और एक चीज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस होती है, जिससे हमारे पास जैसे मैंने कोई ये हमारी ब्लॉक है हमारी, ठीक है, ये ब्लॉक है हमारी जिसका मास m है, इसको मैंने धक्का दिया, मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो मैंने कुछ 5 न्यूटन का सपोज फोर्स अप्लाई किया या 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जिससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से बॉडी हमारी उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। और एक होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स बोला कि मैंने जैसे ये मार्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस मार्कर की अगर मैं बात करूँ, इस मार्कर की बात करता हूं, तो अगर मैं इसको यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट सीधी चली जाती है, ये ऑब्जेक्ट सीधी चली जाएगी। अगर इसके सेंटर ऑफ मास पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधी चली जाएगी, ये मार्कर। लेकिन जैसे ही आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन ऐसे चली जा रही है, लेकिन जैसे इस पॉइंट सेंटर ऑफ मास से आप हट जाते हो इस कॉर्नर पर, तो ये देखिएगा रोटेट करने लगती है। मीन्स आपकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है फोर्स। ठीक है, तो खैर वो तो आपकी रोटेशनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर में से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस क्या चीज होती है ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसकी फर्स्ट वाली पोर्शंस की फोर्स में, न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन में फोर्स की क्या कॉन्सेप्ट होती है, ये बेसिक पार्ट है जो आप 9th क्लास में भी आप ये सब चीज किए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा इसके और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स के टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है, तो फोर्स के टाइप की बात करोगे तो एक आप सिंपल सी बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें आप ये डिस्कस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे फर्स्ट आप बात करोगे टेंशन क्या चीज होती है। ठीक है, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये 3 चीज के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज होती है। ठीक है, और नेक्स्ट बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, बोल सकते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स दो बॉडी के बीच में फोर्स अप्लाई हो रही है, उसमें कांटेक्ट आपकी नहीं है, फिर भी उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 12th की एक बुक ही होती है, एक समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, करंट पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे, ये सारी चीज़ क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आती है। ठीक है, अब उसके बाद और भी फोर्स की टाइप होती है, जैसे मैं बात कर सकता हूँ, ये बोल सकते हो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, और भी बहुत सारे टाइप की फोर्स की टाइप होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी आपको 12th क्लास में पढ़नी है। वीक फोर्स जो आपको बहुत ही बोल सकते हो न्यूक्लियर, इसको आप बोल सकते हो वैंडरवाल फोर्स की बात कर सकते हो, वो वीक फोर्स में आती है। और भी बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन आपके लिए मेन है ये वाली पोर्शन। इस चैप्टर में हम लोग टेंशन, फ्रिक्शन,
स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? तो जब दो बॉडी कोई कॉन्टैक्ट पे होती है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होती है वो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से बोल रहा हूँ कि ये हमारी कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, इसका मास सपोज m1 है, इसका मास सपोज m2 है। ठीक है, या सपोज एक काम करता है ए बी में ले लेता हूँ, ये ए है, ये बी है हमारी। ठीक है, तो जब दो बॉडी है वो कांटेक्ट पर रहेगी तो ये क्या करेगी, इसको ये धक्का देगी, ये इसको धक्का देगी। मीन्स जब दो कांटेक्ट पे रहेगी तो ये वाली जो बी वाली ब्लॉक है, जो बी वाली ब्लॉक है, ए इसको कंप्रेस करना चाहेगी, ए इसको कंप्रेस करना चाहेगी, और ये जो ए वाली ब्लॉक है बी इसको कंप्रेस करना चाहेगी। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होती है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग सिंपल सी बात में, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट देन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सिंपल सी बात, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं ये समझ में आ गई। तो ये हम यहाँ पर स्ट्रिंग का केस भी हम लोग देखेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन क्या होती है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होती है, ये हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप आगे सीखोगे, ग्रेविटेशनल एक चैप्टर ही है 11th क्लास में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो 12th क्लास में आपकी बहुत ही डिटेल में आपको पढ़नी है। न्यूक्लियर फोर्स भी 12th क्लास में आपको पढ़नी है, ये आपको मेनली केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। टाइप ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, व्हेन टू बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट देन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मींस दो बॉडी के बीच में कुछ गैप है फिर भी उसमें फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे एक मैग्नेट लिए और एक मैग्नेट लिए, इसको मैं टच कर रहा हूं, अगर सेम पोल है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ फोर्स फील होगी, वो दूर भागेगी। और अगर एक अपोजिट डायरेक्शन, एक साउथ पोल ले लिया, एक नॉर्थ पोल ले लिया मैग्नेट का, इसको पास रखोगे तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मीन्स गैप है फिर भी उसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो यहां तक अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स बोले या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोले, मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि एक मैंने कोई सरफेस लिया हुआ है, ये हमारा कोई सरफेस है या कोई टेबल भी आप एज्यूम कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को मैंने रखा जिसका मास सपोज m है, या फिर कोई बुक को मैंने रखा जिसका मास m है। तो क्या करेगी कि ये वाली सरफेस जो है हमारी, ये बॉडी क्या करेगी, ये एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, ये बॉडी क्या करेगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, मतलब इसको ये कंप्रेस करना चाहिए और ये सरफेस चाहेगी इसको कंप्रेस करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था, ये ए थी और ये बॉडी बी थी, तो ये क्या करेगी, ये इसको कंप्रेस करना चाहिए बी, और ये ए इसको कंप्रेस करना चाहिए, तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेगी। मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग बोलते थे, टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हम लोग बोलते थे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती थी। तो बिल्कुल इसमें भी बिल्कुल वैसे ही केस होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है। तो जैसे इस ब्लॉक का अगर मैं निकालने के लिए बोले जाए तो ये इस ब्लॉक पे क्या नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये अंदर की ओर लग रही है, क्योंकि ये वाली सरफेस इसको कंप्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं और एक एग्जांपल में ये बोल रहा हूँ कि सपोज मैं बोल रहा हूँ ये हमारी कोई सरफेस है और ये मैंने कोई ब्लॉक बना दिया। ठीक है, बॉल बना दिया सपोज हमने। ठीक है, तो इसका हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो डेफिनेटली ये वाली सरफेस की नॉर्मल फोर्स ऐसे अप्लाई करेगी जी, और ये वाली कैसे करेगी, ऐसे अप्लाई करेगी। यानी इस ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करेगी, ये वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। और एक चलिए इंक्लाइन वाले फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, जो काफ़ी समझना ईजी होती है। जैसे ये सरफेस है, यहाँ पर मैंने कोई ब्लॉक को रखा हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास m है, तो ये वाली सरफेस क्या करेगी, इसको कंप्रेस करना चाहिए, तो एक फोर्स इधर अप्लाई करेगी, और ये ब्लॉक इसको अंदर की ओर अप्लाई करेगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन।
ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगी कि कॉन्टैक्ट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगी, जो बॉडी आपकी क्या हो रही है, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेगी। कॉन्टैक्ट फोर्स ये है, एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स ये है, लेकिन क्या क्या है आपकी कि ये एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है और इक्वल अमाउंट में होती है। तो हमने अभी अभी सीखा हुआ था कि कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते थे, उसके बाद उसी के टाइप में से हम लोग ये नॉर्मल फोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ही हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मल फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन लिखना चाहते हैं या नॉर्मल फोर्स लेना चाहते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। टेंशन टेंशन क्या चीज होती है ये अब हमें ये समझना है, ठीक है। टेंशन मेनली हमारे पास स्ट्रिंग और स्प्रिंग में हमारी ज़रूरत होती है, मीन्स जनरेट होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि ये हमारे कोई बॉडी है, ठीक है, एम और दूसरा कोई M1 M2 बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर है। इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट किए, ठीक है। स्प्रिंग भी कर सकते हैं, तो स्प्रिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि स्प्रिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट अलग से सीखेंगे उसको, अभी स्ट्रिंग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन मीन्स होती है कितना आपके बीच में ये बॉडी 1 M1 और M2 के बीच में कितना टेंशन जनरेट हो रही है, मीन्स तनाव कितना जनरेट हो रही है, ठीक है। तो अब हमें टेंशन निकालने हैं, इसमें से टेंशन किस डायरेक्शन में होगी। अब ये ब्लॉक है तो ये टेंशन इसमें डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो डायरेक्शन निकालने की एक सिंपल सा टेक्निक होती है कि जैसे इस ब्लॉक से आप देखना चाहते हो कि टेंशन किस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस ब्लॉक पे आप खड़े हो जा, ठीक है। अब आप स्ट्रिंग की ओर देखो, तो जिस तरफ देख रहे हो तो वही आपकी टेंशन की डायरेक्शन होगी। सपोज ये टी, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप स्ट्रिंग की ओर देखोगे तो आपको इस डायरेक्शन को देखने को मिलेगी, तो ये टेंशन टी हो जाएगी। अब बात आती है कि दोनों का टेंशन सेम होती है, तो ये सेम होती है तो क्यों होती है ये हमें समझना है। तो अब क्या करते हैं, यही इस स्ट्रिंग को मैं उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों बॉडी क्या है, रेस्ट की पोजीशन में है, मीन्स ये इस दोनों के बीच में टेंशन है, दैट मीन्स डेफिनेटली इधर कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, इधर कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है, तब जाके टेंशन में है, ठीक है। तो इधर सपोज फोर्स F अप्लाई हो रही है और ये मूवमेंट नहीं हो रही, दैट मीन्स इधर भी फोर्स F अप्लाई हो रही है, ठीक है। स्ट्रिंग को मासलेस अभी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। तो डेफिनेटली इस वाले पॉइंट मीन्स इस वाले पॉइंट से आपने फोर्स इधर को रिप्रेजेंट किया इस ब्लॉक के लिए, उस ब्लॉक के लिए आपने इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वल फोर्स, क्यों इक्वल फोर्स, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट के कंडीशन में अभी है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इस जगह पे आ जाओ। इस पॉइंट पे आप न्यूटन्स थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट देखोगे, आगे हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होती है। इस पॉइंट पे आओगे, अगर ये रेस्ट की हर एक पॉइंट आपकी क्या है, रेस्ट की कंडीशन में, हर एक पॉइंट आपकी रेस्ट की कंडीशन है, दैट मीन्स इधर अगर फोर्स F अप्लाई हो रही है तो इधर भी कुछ फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। इसी को हम T बोल दे रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट की मैं बात करूँ जी, इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए इधर F अप्लाई होती है, इधर भी आपकी क्या हो जाएगी, T हो जाएगी। इसको T नेमिंग कर दिए, इसको भी T नेमिंग कर दिए। तो हम आपको ये क्लियर हो गई होगी कि T क्यों हम इसको लेते हैं, मतलब दोनों को T को इक्वल क्यों लेते हैं, इसको T1 T2 क्यों नहीं लेते हैं। तो एक चीज़ ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, सेम स्ट्रिंग रहे तो सेम टेंशन अप, अलग स्ट्रिंग रहे तो अलग टेंशन। सारे स्ट्रिंग जैसे ये है, इसका टेंशन कुछ है, अगर इसी में मैं बोल देता हूँ कि और एक ब्लॉक मैंने लगा दिया तो इसका टेंशन आपके सपोज T1 बोल दे रहा हूँ तो ये T1 हो जाएगी, इस टेंशन में डिफरेंस आ जाएगी। तो ऑलवेज आपकी अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन जनरेट होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अच्छा, और एक एग्जांपल हम लोग टेंशन का हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पुल्ली की मैं बात करता हूँ, ये पुल्ली है हमारी और ये देखिए ये स्ट्रिंग है जी हमारे पास। ये मास मैंने सपोज M1 लिया हुआ है, इस मास को सपोज मैंने M2 लिया हुआ है, इस मास को सपोज मैंने M2 लिया हुआ है। अब इस जगह से मैं स्ट्रिंग को देखूंगा तो टेंशन क्या हो जाएगी जी, ये T हो जाएगी जी। इस जगह से मैं नीचे को देखूंगा टेंशन क्या हो जाएगी, T हो जाएगी जी। इस जगह से मैं ऊपर को देखूंगा तो टेंशन T हो जाएगी, इधर से नीचे देखूंगा तो ये टेंशन T हो जाएगी।
ये तब की बात बोले जब स्ट्रिंग को हम कभी मास के फॉर्मेट में कंसिडर नहीं करें, मासलेस स्ट्रिंग के हम लोग कंसिडर करें। तो M1 के लिए अब टेंशन क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर, M2 के लिए टेंशन क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर। अब जब हम लोग सीखेंगे आगे जब रोटेशनल पढ़ेंगे, तब यहाँ पे इसकी मास हो जाने से टेंशन भी अलग अलग टेंशन आ जाती है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल आपकी सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जैसे ये कोई है, ये कोई ब्लॉक है, मास m है, ये पुली है हमारी, ठीक है, और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये हमारे पास। तो आप टेंशन का डायरेक्शन ले सकते हो, इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर हो गया, इस ब्लॉक के लिए टेंशन इधर हो गया, सिंपल सी बात। तो टेंशन लेने का टेक्निक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फाइनली फ्री बॉडी डायग्राम, अब थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या चीज़ है, ये समझना सबसे पहले कि कोई भी ब्लॉक का हमें देखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है कि वो कैसे उस बॉडी पे कितने फोर्स अप्लाई हो रही है, किस किस टेक्स में। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि ये हमारे कोई ब्लॉक है जो सपोज ए है, ये कोई ब्लॉक है सपोज हमारी बी है, और ये कोई ब्लॉक है सपोज हमारी सी है, ठीक है। तो ये ब्लॉक क्या करेगी, इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करेगी ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, ये हमें सीखा कॉन्टैक्ट फोर्स में। तो ये जितना फोर्स अप्लाई करेगी ये भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। सपोज इसको मैं बोल दिया F1 बोल दिया, इसको मैंने F2 बोल दिया, ठीक है। और ये वाली एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी, तो ये भी तो नॉर्मल के फोर्स अप्लाई करेगी जी, ठीक है। तो फाइनली ए को हम लोग मास के फॉर्मेट में लेते हैं, या सपोज ये ब्लॉक के फॉर्मेट में ले दिया M है, तो एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रही है जी, ये F1 फोर्स हो जाएगी जी। एक सी अप्लाई कर रही है जी, तो यहाँ पे F2 हो जाएगी जी, एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगी जी। और इस ब्लॉक का और एक चीज हमें mg भी कंसिडर करने पड़ेंगे। तो फाइनली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी जी। कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रही है, मीन्स हमारे पास ए पे कितना किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, इसी के रिप्रेजेंटेशन को फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बोलते हैं। तो कोई बहुत ही इजी सा फ्री बॉडी डायग्राम आप निकाल सकते हो। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे तो ये सारी चीज़ होती जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी इस फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट पे काफ़ी हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए सीखेंगे, तो वो भी हम लोग आगे की ओर सीखेंगे। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये सब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है।